हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल का नाम है द शांडिल्याज। इससे पहले एक वीडियो में मैंने शेयर की थी हमारी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। हमने यहाँ पीआर कैसे लिया, कैसे मैंने यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट जॉब ली नॉन टेक्निकल होते हुए एक फ्रेंच प्रोविंस में, और कुछ मोटिवेटिंग बातें बताई उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे जॉब लेना चाह रहे हैं या जो लोग एस्पायर कर रहे हैं इंडिया से कनाडा आने के लिए। इस व्लॉग में मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, प्रेगनेंसी और डिलीवरी की जर्नी इन कनाडा। तो हमें पता लगा था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में अक्टूबर 2021 में। मुझे इसलिए अच्छे से याद है बिकॉज उस समय नवरात्र चल रही थी, तीसरा या चौथा दिन था। और फर्स्ट थिंग दैट यू डू, यू टेल योर हस्बैंड। और ऑफ कोर्स बहुत खुश हुए हम ये जान के। और उसके बाद आपको यहाँ पे पता है, अगर नहीं पता है तो कनाडा का मेडिकल सिस्टम जो है एक्सेस करना, एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू डू एंड कंसर्न अबाउट इज़ कि हमें डॉक्टर कैसे मिलेगा। तो फिर हमने इंटरनेट पे, क्योंकि हमारी जान पहचान में ऐसा कोई था नहीं उस समय जिसने ये सिचुएशन में रहे हों या कभी डील किया हो, तो हमारे पास इंटरनेट का सहारा था। इंटरनेट पे हमने सर्च किया कि गायनेकोलॉजिस्ट कौन सी है यहाँ पे। तो हमें कुछ 3-4 डॉक्टर्स के नाम मिले। उसमें हमने जो फर्स्ट नाम जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे जिस पे रखा था, लकीली उस समय वो डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रही थी और हमें यहाँ पे उसके साथ अपॉइंटमेंट मिल गया। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में डॉक्टर ने सब चेक किया और उसने बोला कि फ़र्स्ट आपको जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, क्योंकि आइडियली जो आपका फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो बिटवीन 7 to 8 वीक में हो जाना चाहिए। बट चूँकि मुझे अपॉइंटमेंट थोड़ा सा लेट मिला था डॉक्टर का उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसने बोला कि ऑलरेडी तुम्हारे 9 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसने ही मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में ले लिया, सुपर हॉस्पिटल में, जो कि मिलना अगर मैं कॉल करती तो घंटों लगता, बट उसने मेरी बिहाफ पे अपॉइंटमेंट ले लिया हॉस्पिटल में। और मुझे कुछ 2 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिली और अल्ट्रासाउंड हुआ। और अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें वो आपको दिखाते हैं कि बेबी कैसा है पेट के अंदर। उस समय शायद वो एक राजमा के साइज़ का होता है उस टाइम पे बेबी। वो उसने हमें दिखाया एंड ऑफ कोर्स हम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे तो हम एक्साइटेड थे, खुश थे। वैसे तो डॉक्टर ने हार्ट बीट सुना दी थी हमें जब हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। वो चेक करते हैं बच्चे की हार्ट बीट, तो उसने सुनाई थी अपने स्पीकर पे। तो बट वो विजिबल जो अंदर का जो व्यू होता है वो तो अल्ट्रासाउंड में आता है, तो वो हमने पहली बार देखा था। ये अच्छा था कि उन्होंने स्वराज को अंदर अलाउ कर दिया था। तो क्योंकि क्या होता है, आप इंडिया से बाहर हो, आपके साथ कोई और है नहीं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर जो है वो अगर अंदर जा सके, तो एक थोड़ी सी खुद को भी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि आप पहली बार ये सब चीज़ों से डील कर रहे होते हो। तो अगर आपके साथ कोई होता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई यहाँ पे। रिपोर्ट सारी, कोई भी रिपोर्ट हो, एक्सरे रिपोर्ट हो, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो और कोई टेस्ट की रिपोर्ट हो, सीधे डॉक्टर के पास जाती है। आपको कुछ नहीं देते हैं हाथ में। तो वो डॉक्टर के पास गई, उसने देखी और उसने बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर उसने मुझे कुछ टेस्ट करवाए टू मेक श्योर कि मेरा आयरन वगैरह, विटामिन डी और ये सब सही है कि नहीं। तो चेक करवाया तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम था, इसलिए उसने मुझे आयरन की कुछ टैबलेट्स जो है वो प्रेस्क्राइब करी थी टू मेक श्योर कि मेरा आयरन वगैररह सब कुछ सही है कि नहीं। और उसके बाद उसने मुझे आयरन की कुछ टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करी थी। और उसके अलावा उसने मुझे बोला था कि ओमेगा 3 अगर आप लोगे तो अच्छा रहेगा। और एक उसने थायराइड का भी टेस्ट किया था, जो कि शायद मेरा थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो उसने मुझे थायराइड की एक दवाई दी थी। और उसने बोला था अच्छा खाइए आप। और उसके अलावा प्रेगनेंसी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ज़्यादा स्मूथ रही, बिकॉज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे नॉजिया की प्रॉब्लम थी, और वो भी एक्सट्रीम प्रॉब्लम थी। ये नहीं थी कि 1-2 बार दिन में होता था, मतलब मैं कुछ खा नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा था वो प्रॉब्लम कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। अगर मैं कुछ खाती थी वो सीधे बाहर आ जाता था। मतलब मैं दिन में सिर्फ दही, आई डिडंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। और
मुझे स्मेल इतनी ज़्यादा लगती थी कि जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे वहाँ नीचे एक किसी का घर, कोई कहीं बाहर का एक बंदा रहता था, उसके घर के बाहर से मैं निकलती थी, कुछ अलग टाइप की स्मेल आती थी। वो इतनी ज़्यादा मुझे उस समय लगती थी कि मुझे लगता था कि मैं उल्टी कर दूँगी। तो उस समय शायद ये होता है किसी किसी को कि आपको स्मेल ज़्यादा लगती है, तो मेरे अंदर वो एक सिम्टम था। उसके अलावा मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो जा कर के एंड हुई थी मुझे लगता है मिड जैन। पूरा मतलब मुझे लगता है 3 महीने तो पूरी मुझे नॉजिया की प्रॉब्लम रही है। और मैं डॉक्टर से बोलती थी कि इसके लिए मुझे कोई मेडिसिन दे दो, तो वो कोई मेडिसिन नहीं देती थी। कहती थी कि बच्चे पे कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हम कोई मेडिसिन नहीं देंगे। एक टम्स नाम की गोली आती है यहाँ पे जो कि गैस के लिए होती है, मुझे कहती थी ये खाओ, इससे तुम्हें कैल्शियम भी मिलेगा और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो बस वही लेती थी मैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम आया तो उसने मेरा, जब हर बार आप जाओ तो आपका बीपी चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं, तो उसने मेरा वेट देखा और उसने बोला कि तुम्हारा वेट तो बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने बोला उसको कि मैंने आपको बोला है कि मैं कुछ खाती हूँ मुझे उल्टी हो जाती है, मैं दही और खीरा खाती हूँ पूरे दिन में, तो मेरा वेट कैसे बढ़ेगा। तो वो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी कि तुम्हें खाना है। फिर उसने मुझे एक डाइट चार्ट बना करके दिया कि तुम्हें ये 6 मील्स लेने ही लेने हैं एक दिन में। तो फिर स्वराज मेरे पीछे लग गए और ही जस्ट यूज टू इंश्योर कि मैं जो है वो सारे मील्स टाइम पे लूँ। उस समय मैंने इतना पीनट बटर खाया, इतना चीज़ खाया, जो यहाँ की डाइट होती है। इंडिया में तो और चीज़ें बोलते हैं, यहाँ पे तो यही है, चीज़ है, बटर है। तो वो मैंने इतना खाया कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। मैं आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में बताऊंगी कि मेरा वेट कितना हो गया था। वैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा वेट 62 था। तो खैर फिर 5th मंथ आया। 5th मंथ में आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसने फिर मुझे सेकंड अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दिया था। फिर हम गए और वहाँ पे सेकंड अल्ट्रासाउंड में उस समय बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका था और मतलब उसके बॉडी ऑर्गन्स ऑलमोस्ट सारे डेवलप हो चुके होते हैं उस टाइम पे, वो मूव कर रहा होता है। तो उस दिन जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए दोनों लोग, तो वो उसको जो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड रूम में होती है नर्स चेक करने के लिए, उसको कुछ चेक करना था बेबी के पेट का। तो उस समय अर्जुन जो है वो अब तो चूंकि हो चुका है तो मैं अर्जुन ही बोलूँगी। तो उस समय वो मतलब सीधा ही नहीं हो रहा था, उल्टा होके लेटा हुआ था। अब वो वेट कर रही है बहुत देर तक, उसने इधर उधर कुछ चेक किया कि हो जाए, कहीं से पलट जाए अपने आप में, थोड़ी देर इधर उधर उसने टिकल किया कि शायद हो जाए। उससे होता है कभी कभी बच्चे पलट जाते हैं, बट वो क्यों पलटेगा, वो वैसे उसी पोजीशन में पड़ा हुआ है उल्टा होके एकदम। तो उसने मुझे बोला कि लंच टाइम हो गया है, एक काम करो आप लोग भी लंच करके आओ और मैं भी लंच करके आती हूँ, जब आप कुछ खाओगे तो बेबी मूव होगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग नीचे गए, वहीं पे कैफेटेरिया था, हमने कुछ खाया वाया और वापस हम आ गए फिर अल्ट्रासाउंड रूम में। और जब हम वापस आए तो फिर उसने चेक किया, बट बेबी क्यों मूव होगा। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि ये खा के और सो गया है उसी पोजीशन में। बट फिर खैर 10 मिनट, बहुत पेशेंस रखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ अच्छी है कि ये नहीं कि जैसी पोजीशन में है वैसे करके भेज देंगे। उसने वेट किया कि वो फिर वापस पलटे, तो वो फिर सीधा हुआ और फिर उसने चेक किया। और यहाँ पे अच्छा आपको जेंडर रिवील भी कर देते हैं, अगर आप चाहो तो आपको पूछेंगे यू वांट टू नो द जेंडर, तो वो आपको वो भी उसी समय बता देते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें देख करके उस दिन हमें बेबी मूवमेंट देख करके बहुत मज़ा आया हमें। और मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था, अभी मैं कैसे बोलूँ, बट उस टाइम पे बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखने में, वो कैसे कैसे ऐसे ऐसे कर रहा है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसी समय हमें उसकी आंखें जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा लार्ज दिख रही थी। तो स्वराज ने बोला कि इसकी आंखें, चूंकि स्वराज की खुद की आंखें बहुत बड़ी हैं, तो उन्होंने बोला कि इसकी आंखें मुझे बहुत बड़ी लग रही हैं। फिर वो नर्स भी कहती है कि या आई नो व्हाई हिज आईज आर लुकिंग सो बिग। तो फिर कहती है, खुद ही कहती है क्या पता अभी ठीक से डेवलप नहीं हुई हो, अंदर का शेप हो वो। बट स्वराज वाज लाइक नो, ये मेरी आंखें हैं, मेरी तरह आंखें हैं इसकी,
और उस टाइम से ही उन्होंने ये पूरा मन बना लिया था कि ये बेबी जो है वो उनकी तरह ही दिखने वाला है। और इवेंचुअली वही हुआ, जब वो पैदा हुआ तो वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेके, आंखें खोल के सबको देख रहा था। डॉक्टर्स वर ऑल्सो लाफिंग। तो इस तरीके से हमारा 5th मंथ अल्ट्रासाउंड हो गया और फिर डॉक्टर के पास गई रिपोर्ट, उसने सब कुछ चेक किया और उसने बोला कि इससे ज़्यादा परफेक्ट और कुछ हो नहीं सकता था, सब कुछ बहुत परफेक्ट है और सब कुछ, तुम्हारा बीपी भी अच्छा है, तुम्हारा वेट भी सही चल रहा है और आयरन वगैरह दोबारा टेस्ट कराया, वो सब भी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था कुल मिलाकर के। और मेरा नौजिया का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया था, तो मैं सब कुछ खा भी पा रही थी, तो इसकी वजह से वेट वगैरह भी सब सही हो गया। फिर 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया और 3rd ट्रिमेस्टर में एंड में आते आते मेरा वेट हो गया था 85 केजीज। वो वापस कितना हुआ डिलीवरी के बाद, अभी कितना है, ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि कितना है मेरा वेट डिलीवरी के बाद, कितना हो गया था। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे डेट नज़दीक आती है, पहले डॉक्टर आपको महीने में एक बार देखती है, फिर उसके बाद आपको शायद 3rd ट्राइमेस्टर में 1 महीने में 2 बार देखने लगती है। फिर जैसे जैसे डेट नज़दीक आती है तो फिर वो आपको हफ्ते हफ्ते में देखने लगती है। तो फिर वो महीने में 2 बार मुझे देखने लगी थी डॉक्टर और उसने बोला कि बेबी इज़ ग्रोइंग सो वेल, सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ठंड की मौसम की वजह से जो है वो मैं बाहर नहीं जा पाती थी। ठंड की मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि आप वॉक नहीं कर पाते हो। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में क्या कहते हैं कि थोड़ा वॉक करो और इससे क्या होगा कि बेबी थोड़ा नीचे आता है, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि मैं वॉक वगैरह नहीं कर पाती थी, क्योंकि बाहर क्या है कि इतना स्नो जो है वो जम के पूरी आइस हो जाती है और उसमें फिसलने का बहुत डर होता है। एक बार 2 बार 1st ट्राइमेस्टर में एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था, इसलिए मैं बाहर जाना अवॉइड करती थी। तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर उसके बाद 17 जून की मेरी ड्यू डेट थी और 17 जून आ गया, बट मुझे पेन नहीं हो रहे थे, लेबर पेन। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, तो उसने बोला कि ठीक है, हम यहाँ पे अभी 1 वीक और देखते हैं। तो ऐसे करते करते फिर खैर मुझे लगा मे बी नॉर्मल है, बिकॉज़ मेरे जान पहचान में एक और हमारी फ्रेंड थी, तो उसका भी ऐसे ही हुआ था। थोड़ा डेट जो थी उससे आगे हुआ था, तो मुझे लगा ठीक है, इट्स फाइन, नॉर्मल है। तो फिर हमने 1 हफ्ता और निकल गया। अब जब 1 हफ्ता और निकल गया तो वो डॉक्टर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ वाटर ब्रेक हो गया है या तुम्हें ऐसा लगे कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है, तुम काउंट करो मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए। दिन में कम से कम सुबह 10 से 15 मूवमेंट, दोपहर में 10 से 15 मूवमेंट और रात में 10 से 15 मूवमेंट होनी ही चाहिए, उसकी बेबी की मूवमेंट होनी चाहिए। तो मैं होती तो थी, बट मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको अंदर से थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार मूवमेंट बहुत देर से नहीं हुई। तो 1-2 बार मैं हॉस्पिटल भी गई, तो वहाँ पे जाकर फिर वो ट्रियाज में पूरा चेक करते हैं आपको, देखते हैं कि हार्ट बीट चल रही है कि नहीं बेबी की, सब कुछ। तो वो 1-2 बार मैं गई और मैंने कहा एडमिट कर लो यार। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी जो है वो कहते हैं 5 फिंगर्स एटलीस्ट आपका ओपन होना चाहिए सर्विस, तब आपको वो एडमिट करते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं अभी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे वापस भेज दिया। अब थोड़ा सा कंसर्निंग होने लगा था कि मतलब ड्यू डेट को 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक मुझे अगर लेबर पेन, अच्छा मेरे घर में ऐसा हुआ था पहले, तो इंडिया में क्या करते हैं कि आपको वो आर्टिफिशियल पेन देते हैं इंजेक्शन से, तो उससे फिर लेबर हो जाता है, बट यहाँ पे वो प्रोसेस करते नहीं है जल्दी। तो फिर मैंने वो डॉक्टर को बोला, उसने बोला कि उस यहाँ पे कनाडा में क्या है कि एक पूरी प्रायोरिटी लिस्ट है, मतलब तुमसे पहले वो उन लोगों को वो इंजेक्शन देंगे जिनका ड्यू डेट निकले ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो अभी तुम्हारा 1 वीक हो गया, कुछ दिन और वेट करो। मैंने कहा ये बड़ा अजीब सिस्टम है यार। चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि यहाँ पे जो आप डॉक्टर्स विजिट पे जाते हो या जो टेस्ट कराते हो या आप जो अल्ट्रासाउंड कराते हो, उनकी कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बिकॉज़ यहाँ पे जो आपका मेडिकल है वो गवर्नमेंट है और वो फ्री है आपका, क्योंकि आप टैक्स इतना देते हो, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ फ्री है। आपकी डिलीवरी एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ फ्री है।
आप जब डिलीवरी होती है तो जैसे मैं जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पे आपको प्राइवेट रूम मिलता है और उसका कोई चार्ज नहीं होता है, बट मैंने सुना है कि एक दो हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि वो शेयरिंग रूम देते हैं, बट मुझे जो रूम मिला था वो एकदम प्राइवेट रूम था, तो उसका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं होता है। खैर, एक हफ्ता बीत गया और फिर हमें 24 तारीख को नहीं 25 को ही कॉल आया कि आप लोग आ जाओ हॉस्पिटल, वी आर रेडी टू इंड्यूस यू। तो हमने कहा कि चलो, भगवान का नाम लिया हमने। और ये देखिए हम कैसे, तो घर से जब भी निकलते थे हॉस्पिटल के लिए तो हमें लगता था पता नहीं आज कहीं कुछ हो जाए, तो ऐसे भगवान का नाम लेके निकलते थे। और हम गए और वहाँ पे फिर उन्होंने एडमिट किया, और फिर वो मैटरनिटी मतलब वार्ड अलग होता है, लेबर वार्ड अलग होता है। जब आपका डिलीवरी हो जाती है उस वाले वार्ड में पहले मुझे लेकर के गए, और उन्होंने मुझे पूरा, पहले तो 3-4 घंटे हम बस बैठे रहे, लंच वंच दिया उन्होंने, और फिर आकर के 3-4 घंटे बाद बताया कि अब हम आपको इंड्यूस करेंगे, उसके लिए हम आपको एक ओरल टैबलेट देंगे। और फिर उसने मुझे बताया कि किसी किसी को एक टैबलेट में ही हो जाता है पेन, और किसी किसी को 2 नहीं पड़ती है, किसी किसी को 3, और ये प्रोसेस किसी हो सकता है आपको सेम डे हो जाए, हो सकता है आपको 2 दिन लगे, हो सकता है 4-5 दिन तक भी लोगों को लग सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि यार मैं 4-5 दिन तक ऐसे ही बैठी रहूँगी यहाँ पे। खैर, फिर उसने मुझे पहली टैबलेट दी, कोई पेन नहीं हुआ। फिर उसने आकर के मुझे दूसरी टैबलेट दी, फिर 1-1.5 घंटे तक कोई पेन नहीं हुआ। बट 1-1.5 घंटे बाद जो पेन स्टार्ट हुआ वो ऐसा पेन था कि मैं बस बेड पे को एक साइड में पकड़ के और चिल्लाती थी बहुत तेज़। जो पीरियड में पेन होता है शायद उसका 10 टाइम्स 10 गुना कर दो, उतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और स्वराज वहीं पे थे, और फिर उन्होंने उसको बोला नर्स को कि आप कोई दवा दे सकते हो इसको। तो उसने खैर मुझे कोई दवाई नहीं दी, कहते नहीं इसकी कोई दवाई नहीं है अभी। और उसने बोला ये कुछ देर तक ऐसे ही, तो थोड़ी देर पे आके वो चेक करती थी कि अब हम ले जा सकते हैं कि नहीं लेबर में। और फिर उसने देखा कि हाँ एटलीस्ट 5 फिंगर्स हो गया है, तो फिर वो मुझे लेबर में ले गए। फिर और लेबर में ले जाने के मुझे 4 या 5 घंटे तक लेबर चला। और उसके बाद मतलब वो डॉक्टर बीच बीच में आती थी। डॉक्टर्स की बहुत कमी है यहाँ पे, आपके पास नर्सेज रहती हैं, बट जो डॉक्टर थी वो बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती थी, 2 मिनट के लिए बीच में आती थी, चेक करती थी और फिर कहती है नहीं अभी नहीं, अभी और होगा। और फिर वो नर्सेज मुझे पुश करवाती रहती थी। तो शुरू में तो मतलब ठीक था, शुरू में पुश नहीं करवा रहे थे, वो देख रहे थे अपने आप। बट जब 10 फिंगर्स पूरा हो गया तो फिर उन्होंने पुश करवाना शुरू किया, और बहुत देर तक मैंने किया भी पुश। स्वराज ने भी बहुत मतलब चूँकि यहाँ पे हस्बैंड लेबर रूम में अलाउड होते हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि पुश करो पुश करो पुश करो। बहुत देर तक मैंने पुश किया, और उसके बाद 4 या 5 घंटे जब हो गए तो फिर डॉक्टर आई, उसने बोला लुक्स लाइक कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, सिजेरियन होगा। हमें लग नहीं रहा है कि बेबी का जो हेड है वो शायद पूरी तरीके से बाहर आ नहीं पाएगा। तो उसने बोला कि थोड़ी देर और ट्राई करो। फिर हम कुछ देर और मैं मतलब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी कि सी सेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज़ मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ये नॉर्मल डिलीवरी ही ट्राई करते हैं। वो डॉक्टर जितनी बार आ रही थी वो बोल रही थी कि अभी सी सेक्शन करके आ रही हो, अभी सी सेक्शन करके आ रही हो, जो भी बोलो पता नहीं। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आई वॉज इन नॉट इन राइट हैंड्स, बट एनीवेज। तो फिर मैंने कुछ देर तक पुश किया, और मैं पूरी तरीके से इसके लिए रेडी थी कि मैं पुश ही करूँगी, मुझे नॉर्मल ही करना है। बहुत पुश किया मैंने, बट फिर वो डॉक्टर आई और उसने देखा और उसने चेक किया। हालांकि स्वराज बोल रहे थे कि उसके बेबी के हेयर दिख रहे हैं, पूजा थोड़ा और पुश करो हो जाएगा, बट वो डॉक्टर बोली कि नहीं अब सी सेक्शन ही करेंगे, नॉर्मल नहीं हो सकता। तो मैंने उसको बोला कि मैं कुछ देर और पुश करती हूँ डॉक्टर। तो उसने बोला कि नहीं आप ये देखो कि बेबी
कि को भी कंफर्टिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो पैनिक कर जाए अंदर और उसकी हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो जब उसने ये बोला तो फिर मैंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जिस चीज़ की जिसके लिए इतना पेन आप उठा रहे हो अगर वो ही ठीक ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलिए। तो मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हो गया। तो मतलब मुझे कुल मिलाकर के 24 आवर्स से ज़्यादा मैंने लेबर में रही मैं, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब जो है वो सी सेक्शन होगा। और फिर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि सब कुछ पेशेंट को ही बताने लगते हैं। मैं उस बेड पे पड़ी हुई हूँ और वो मुझे आकर के बोल रहे हैं कि ये जो सर्जरी होगी ये बहुत क्रिटिकल भी हो सकती है, वैसे तो नॉर्मल है बट क्रिटिकल भी हो सकती है, तो आप इस पे साइन कर दो कि अगर आपको कुछ हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स नहीं। खैर मैंने साइन कर दिया। फिर वो मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में, और उस समय यहाँ पे हस्बैंड को भी अलाउ करते हैं, एक ऐसे पर्दा टाइप का डाल देते हैं, तो उस तरफ डॉक्टर रहते हैं, इधर आपके हस्बैंड रहते हैं और जो 2 स्टाफ और रहते हैं उनके। तो मैं उस समय जब तक मुझे होश याद है, मुझे जब तक कि मैं थोड़ा शिवर कर रही थी और मुझे वॉमिटिंग भी एक हुई उससे पहले। तो खैर मतलब बच्चे को निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुझे लगता है उनको वापस जो वो स्टिचेस वगैरह लगाते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो उन्होंने मुझे निकाल के डॉक्टर ने दिखा दिया कुछ ही देर में, मुझे लगता है 15-20 मिनट में, कि हियर इट्स अ बॉय। और मुझे याद है मैंने डॉक्टर को बोला कि वाई इज़ ही नॉट क्राइंग, वाई इज़ ही नॉट क्राइंग। मैं रो रही थी और मैं पूछ रही थी कि वाई इज़ ही नॉट क्राइंग। तो डॉक्टर ने बोला कि ही विल क्राई, डोंट वरी। और फिर उन्होंने शायद उसको ऐसे पैट किया पीछे और फिर वो रोने लगा। उसके बाद मुझे नहीं याद है, क्योंकि उसके बाद शायद मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो उन्होंने मुझे पूरा शायद कोई इंजेक्शन दे दिया और मुझे होश नहीं था। फिर मुझे होश आया कुछ देर बाद, तो मुझे ओटी से बाहर ले जा रहे थे और वो जो 2 लोग थे आपस में बात कर रहे थे, शायद स्वराज के लिए, कि पुअर गाय, ही वाज आस्किंग इज़ माई वाइफ ओके, और अपने बेबी के लिए पूछ रहा था कि मैं उसको कितनी देर पे फीड कराऊं। तो बस यही ड्रॉबैक होता है बाहर रहने का। इंडिया में रहने का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपकी फैमिली आपके पास होती है, तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी होती है। आप जो खुद झेलते हो तो झेलते हो, एटलीस्ट ये सब चीज़ें जब आपकी खुद की तबीयत नहीं ठीक है तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे कि आपकी तबीयत ख़राब है बट आपको ये सब चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। तो फिर बस इसके बाद वो मुझे रिकवरी रूम में ले आए, जहाँ पे स्वराज अर्जुन को होल्ड करके बैठे थे। और अर्जुन इतना मतलब टेक्निकली वो 1 दिन का भी नहीं था, बट वो इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रहा। तो जब मैं रिकवरी रूम में पहुंची तो मुझे देख के उससे बहुत हंसी आ रही थी, और सब लोग ऑफ कोर्स वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे उससे। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कनाडा में मेरी प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का। और इसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने तक आपको कुछ भी हैवी नहीं उठाना है। और रिकवरी में टू बी ऑनेस्ट 3 महीने से ज़्यादा का टाइम मुझे लग गया। अभी तक मुझे नॉर्मल नहीं लगता है वहाँ पे, क्योंकि मेरा थोड़ा इमरजेंसी में मुझे, क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। जो हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए और घर जाने के लिए एटलीस्ट 9 होना चाहिए, वो मेरा 6 पहुँच गया था। तो इसलिए उन्होंने मुझे एडिशनल ब्लड भी चढ़ाया और आयरन भी चढ़ाया IV के थ्रू। और मुझे घर जाने में आई थिंक मुझे 1 हफ्ता में एडमिट रही थी, जबकि यहाँ पे अगर सी सेक्शन होता है तो 2 दिन रखते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यहाँ पे आपको 1 ही दिन रखते हैं। और एक चीज़ और अलग है इंडिया से, कि जो आपका बैंडेज होता है ना, जहाँ पे वो आप स्टिचिंग करते हैं, वो 1 दिन मतलब दूसरे दिन ही निकाल देते हैं। 2 मतलब 1 दिन छोड़ के जो तीसरा दिन होगा उसमें ही निकाल देते हैं। जब आप चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पेट के अंदर ऐसे सब हिल रहा है,
जो कि बहुत अजीब है, उनको एटलीस्ट एक वीक के लिए तो उसे रखना चाहिए। मैं कहूँगी कुछ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ही बुरी होती हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही था। एटलीस्ट मैं एक वीक के बाद घर आ गई थी और तब तक मेरे इन लॉज भी आ गए थे। तो एटलीस्ट ये था कि एकदम आपको सब कुछ खुद से ही नहीं देखना था। बाद आपको 6 वीक्स के बाद डॉक्टर बुलाता है चेक करने के लिए जो आपकी सब कुछ ठीक है या नहीं है। ये था मेरा प्रेगनेंसी और डिलीवरी का एक्सपीरियंस इन कनाडा। आई होप किसी ना किसी को ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगे, और अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप बुला सकते हो अपने किसी को अपने घर से कनाडा में अगर आप हो तो ज़रूर बुला लें। और इंडिया में जो लोग हैं तो वो इस बात को याद रखें कि इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ फैमिली अराउंड। जब लोग आपका ख्याल रखें आपके बुरे समय में, उससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।